Hello everybody. Directions is given here. Improve the underlined part of the sentences if needed. इस वीडियो लेक्चर में हम इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं। टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम जो होते हैं जैसे टीजीटी पीजीटी या आपका जीआईसी लेक्चरर या फिर एलटी से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पुटअप किए जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दिया है दिस इज़ द मोस्ट यूनिक अपॉर्चुनिटी। तो इसमें लिखा है कि अंडरलाइन पार्ट, जो भी अंडरलाइन पार्ट है यहाँ पर, ये जो अंडरलाइन पार्ट है इसमें हमें ये पता लगाना है कि इसमें किस तरह का एरर दिया है। तो देखते हैं किस तरह का एरर इसमें दिया है। देखिए इसमें यूनिक वर्ड दिया है। कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे कि एक तो यूनिक वर्ड हो गया और एक्सीलेंट हो गया, EXCELLENT, एक्सीलेंट एक्सीलेंट है। परफेक्ट वर्ड है, FERFECT परफेक्ट है। राउंड है, ROUND राउंड वर्ड है। यूनिवर्सल वर्ड है, यूनिवर्सल वर्ड हो गया। होल हो गया, कंप्लीट हो गया, होल हो गया, ठीक है, कंप्लीट है, कंप्लीट है, फुल है। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो अपने आप में ही सुपरलेटिव होते हैं, ये अपने आप में ही सुपरलेटिव होते हैं। जैसे राउंड है, कोई चीज़ गोल है तो ये खुद अपने आप में क्या है, अपने आप में खुद ही सुपरलेटिव है। जो चीज़ परफेक्ट है, जो पूर्ण है, वो खुद अपने आप में पूर्ण है। एक्सीलेंट है, एक्सीलेंट का मतलब बहुत ही बढ़िया, जो ये खुद ही अपने आप में क्या है, सुपरलेटिव है। तो इसको हम क्या करते हैं और सुपरलेटिव नहीं बनाते, मतलब इसमें हम मोस्ट का यूज़ नहीं करेंगे और ना ही इसमें द का यूज किया जाएगा। जब खुद में ही ये सुपरलेटिव है तो इसमें ना तो हम द का यूज करेंगे और ना ही मोस्ट का यूज करेंगे, ठीक है, और ना ही इसमें EST वगैरह हम कुछ भी ऐड करेंगे। और ये जो वर्ड होते हैं इसका ना तो कंपैरेटिव बनेगा, ना ही कंपैरेटिव होगा, ना ही सुपरलेटिव होगा, ये खुद ही अपने आप में सुपरलेटिव होते हैं। तो इसमें क्या होगा, यूनिक जो वर्ड दिया है इससे पहले हम इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। जैसे इसमें यूनिक वर्ड दिया है, ये जो यूनिक वर्ड दिया है तो इसमें जो यू है वो एक बबल है और बबल से पहले आपने पढ़ा था कि एन का यूज़ करते हैं, लेकिन हम सबसे ज़्यादा स्ट्रेस किस पे देते हैं, साउंड पर देते हैं। साउंड देखते हैं कैसा साउंड निकल रहा है इसका। तो साउंड अगर हम देखेंगे तो इसमें यू निकल कर आ रहा है, जो कि हिंदी में क्या होता है, हिंदी में एक कॉन्सोनेंट होता है। जब ये कॉन्सोनेंट है तो इससे पहले किसका यूज किया जाएगा, ए का यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, अ यूनिक होगा। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा ऑप्शन जो होगा वो सी राइट होगा। इसके बाद नेक्स्ट दिया है दे वांटेड टू नो वेयर वाज हिज हाउस। वे जानते थे, दे वांटेड वो चाहते थे, टू नो माने जानना, वो चाहते थे जानना, वो जानना चाहते थे। वेयर वाज हिज हाउस, उसका घर कहाँ था, ठीक है। तो इस सेंटेंस में ये जो सेंटेंस है इसमें दो क्लासेस हैं। एक तो ये क्लासेस हो गया दे वांटेड टू नो, दूसरा हो गया वेयर वाज हिज हाउस। तो हम देखते हैं कि जो दूसरा वाला क्लास है वो इंट्रोगेटिव फॉर्म में है। और इंट्रोगेटिव फॉर्म में जैसे अगर ये मान लीजिए अकेला आ रहा है सेंटेंस, केवल इसमें कोई क्लास जुड़ा हुआ नहीं है, तो उस केस में इसका स्ट्रक्चर क्या बनता है, क्वेश्चन वर्ड आता है और फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, इसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब आते हैं और इसके बाद जो अदर वर्ड्स होते हैं वो आते हैं। इस तरह का स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बनता है। लेकिन जब ये किसी सेंटेंस में जुड़ा हुआ होता है क्लास के रूप में, एक क्लास के रूप में जब ये जुड़ा हुआ होता है तो उस केस में इसका स्ट्रक्चर कैसा आता है, उस केस में इसका स्ट्रक्चर जो आता है वो आता है QW पहले आएगा, क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद फिर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आती हैं, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आती है। मतलब क्वेश्चन वर्ड के बाद ये जो स्ट्रक्चर बनता है इधर वाला, ये असर्टिव वाला स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटेंस जो है, ये क्लास जो है, इसमें क्या गलती है, इसमें होना चाहिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड हो गया, क्वेश्चन वर्ड के बाद यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट क्या है, हिज हाउस, तो वेयर के बाद क्या होगा, हिज हाउस होगा और हिज हाउस के बाद फिर बाज यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सी वाला जो ऑप्शन है वो हमारा, सी वाला नहीं सॉरी, इसमें ये बी वाला जो ऑप्शन है वो राइट है, बी वाला ऑप्शन जो है वो राइट है। वेयर हो गया, इसके बाद सब्जेक्ट हो गया, फिर क्या हो गया, यहाँ पर बात हो गया।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इफ़ आई हैव टाइम आई वुड हैव डन इट यस्टरडे। तो इसमें ये जो अंडरलाइन वर्ड है इसमें क्या एरर है, इसको हमें क्या करना है, इम्प्रूव करना है, इम्प्रूवमेंट करना है इसमें। तो इसमें दो क्लासेस हैं, एक सबऑर्डिनेट क्लास है जो कि इफ़ वाला क्लास है, और जो प्रिंसिपल क्लास है वो ये वाला है, ठीक है, ये प्रिंसिपल क्लास है। तो प्रिंसिपल क्लास में हम देखेंगे कि इसमें सब्जेक्ट दिया है, ये सब्जेक्ट है, फिर इसके बाद वुड है, वुड के बाद यहाँ पर हैव है, और हैव के बाद क्या है, B3 है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है यहाँ पर। ये यहाँ पर डन है, इसको डन कर लेंगे, DONE डन, यहाँ पर डन है। इसका मतलब हुआ यदि मेरे पास समय होता तो मैं कल ही इस काम को कर देता। तो इस तरह से अगर प्रिंसिपल क्लास है हमारा, जो मेन क्लास है वो इस कंडीशन में है, इस स्ट्रक्चर में है, तो जो इफ़ वाला क्लास होगा वो किस कंडीशन में होगा, वो किस स्ट्रक्चर में होगा, तो उसका स्ट्रक्चर ये बनेगा इफ़ आना चाहिए, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर हेड आएगा, और हेड के बाद यहाँ पर B3 का यूज होगा, इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। तो इसमें हम देखेंगे क्या एरर दिया है, इसमें इफ़ दिया है, सब्जेक्ट आई दिया है, लेकिन यहाँ पर हैव दिया है, हैव नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, हेड होगा, हेड होगा, हेड के बाद यहाँ पर होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसमें हैव माने रखना होता है, तो इसकी जो थर्ड फॉर्म होती है वो हेड होती है। जैसे हैव जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब भी होता है, जिसका मतलब रखना होता है, कीप होता है। तो इसकी जो थर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, हेड होती है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद हेड होना चाहिए, और हेड के बाद फिर मेन वर्ब हेड। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा ऑप्शन जो है वो सी होगा, सी विल बी द राइट आंसर। तो इसमें देखेंगे आई सब्जेक्ट हो गया, हेड हेल्पिंग वर्ब हो गई, और इसके बाद यहाँ पर जो हेड है वो मेन वर्ब है, जिसका मतलब है रखना, यदि मेरे पास समय होता, ठीक है। तो सी जो है वो राइट होगा। ये जितनी भी क्वेश्चन हमने इस वीडियो लेक्चर में इंक्लूड किए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं तो आपके 2 क्वेश्चन या एक क्वेश्चन डेफिनेटली सही होने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, TGT PGT एग्ज़ाम और हर एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो देखते हैं, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू। तो इसमें टू सी, इसमें क्या एरर दिया है, टू सी में इसको हमें इम्प्रूवमेंट करना है। तो इसमें जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो समझते हैं कि सेंटेंस जो है वो सही है, क्योंकि अब तक हमने पढ़ा है कि टू के बाद क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। टू के बाद क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING का भी यूज किया जाता है। ING का भी यूज किया जाता है। कब किया जाता है, देखिए जब टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो उस केस में टू जो होता है वो होता है इन्फिनेटिव। क्या होता है, इन्फिनेटिव होता है। लेकिन जब टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING का यूज किया जाता है तो वहाँ पर टू इन्फिनेटिव नहीं होता है, वहाँ पर टू जो होता है वो प्रेपोजिशन होता है। क्या होता है, प्रेपोजिशन होता है, क्योंकि प्रेपोजिशन जो होता है वो अपने साथ एक नाउन या प्रोनाउन को फॉलो करता है। प्रेपोजिशन फॉलोड बाई अ नाउन आर प्रोनाउन, ठीक है। प्रेपोजिशन के बाद एक नाउन या प्रोनाउन ही आएगा, इसके अलावा पार्ट ऑफ स्पीच में और कोई भी वर्ड्स नहीं आ सकता है। तो हम यहाँ पर जैसे ये सेंटेंस दिया है, जैसे लुकिंग फॉरवर्ड है, ये लुकिंग फॉरवर्ड वर्ड है, तो इसके साथ जो प्रेपोजिशन आता है वो टू आता है। क्या आता है, इसके बाद प्रेपोजिशन टू आता है। कुछ और भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, हैबिचुएटेड वर्ड हो गया एक, ये हैबिचुएटेड वर्ड है। एडिक्टेड, ADDICTED, एडिक्टेड का मतलब आदी होना होता है, एडिक्टेड है। और ACCUSTOMED, एक्स्टम्ड। तो ये कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। और इनके बाद एक वर्ड्स, हाँ एक वर्ड और भी है बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे विद अ व्यू, ये है विद अ व्यू, एक फ्रेज है विद अ व्यू, विद अ व्यू। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स या फ्रेजेस हैं, इनके बाद हमेशा प्रेपोजिशन किसका यूज हम करते हैं, टू का यूज करते हैं, ठीक है। जब प्रेपोजिशन टू आएगा तो टू के बाद नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए, प्रेपोजिशन फॉलोड बाय नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। तो इसके बाद अगर कोई वर्ब आ रही है, मान लीजिए इसके बाद कोई वर्ब है,
तो उसमें हमें आईएनजी का यूज करना पड़ता है। आईएनजी का यूज इसलिए करना पड़ता है क्योंकि उस वर्ब को हमें नाउन बनाना होता है। और वर्ब नाउन में कैसे कन्वर्ट होती है, जब हम उसमें आईएनजी का प्रयोग करते हैं, जब हम उसमें जीरंड का यूज करते हैं। जीरंड का मतलब क्या होता है, बी फर्स्ट प्लस आईएनजी। बी फर्स्ट प्लस आईएनजी मिलकर क्या बनता है, एक जीरंड बनता है जो कि एक नाउन का काम करता है। तो इसलिए यहाँ पर हम वर्ब में आईएनजी का यूज करते हैं, क्योंकि टू जो होता है वो प्रेपोजिशन होता है। तो इसके हिसाब से अगर ऑप्शन देखें तो सी जो है वो राइट होगा हमारा। तो यहाँ पर होगा टू सीइंग। टू सीइंग विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज द फायरमैन रेस्क्यूड। जो फायरमैन थे उन्होंने रेस्क्यू किया। क्या रेस्क्यू किया, द चाइल्ड, बच्चे को बचाने का फ्रॉम द लैप ऑफ द डेथ, मौत की गोद से बचाने का। तो गोद जो होती है वो मौत की गोद नहीं होती है, डेथ की गोद नहीं होती। गोद किसकी होती है, गोद जो होती है वो मदर की गोद होती है या फिर नेचर की गोद होती है। किसकी होती है, नेचर की या मदर की होती है। तो इसके हिसाब से यहाँ पर सेंस जो है वो कैसा है, गलत है। क्या होना चाहिए यहाँ पर होना चाहिए ट्रैप। ट्रैप का मतलब क्या होता है, ट्रैप का मतलब जाल या फंदा होता है। जो फायरमैन थे उन्होंने बच्चे को बचाया, किससे बचाया, जो दैत का फंदा था, जो दैत का जाल था, उससे बच्चे को बचाया। तो ट्रैप यहाँ पर जो वर्ड दिया है, ट्रैप का मतलब क्या होता है, जाल होता है। तो इसके हिसाब से जो ऑप्शन होगा वो बी हमारा राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, सी बिड अ क्राइंग फेयरवेल टू ऑल हर फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन में क्राइंग वर्ड दिया है। क्राइंग का मतलब होता है जोर जोर से चिल्लाना या रोना, और फेयरवेल का मतलब क्या होता है, फेयरवेल का मतलब होता है विदाई। तो यहाँ पर ये तो नाउन है और ये जो क्राइंग है वो एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि उसने अपने सभी मित्रों से एक रोते हुए चिल्लाते हुए विदाई ली। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो सेंस जो है वो हमारा गलत निकल रहा है। कोई भी जब विदाई लेगा अपने मित्रों से या अपने रिलेटिव से, तो वो रोएगा नहीं, ज़ोर ज़ोर से नहीं चिल्लाएगा। वो क्या करेगा, वो आंसुओं से रोएगा, टीयर के साथ रोएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, टीयरफुल होगा, आंसुओं से भरी हुई विदाई ली। तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन जो है बी राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, आई हैव स्पेंट, मैंने खर्च कर दिए, द लिटिल मनी आई हैड। मेरे पास जो कुछ भी था, जो कुछ भी धन मेरे पास था वो मैंने खर्च कर दिया। तो इसमें देखते हैं, इसमें जो अंडरलाइन वर्ड है इसमें क्या एरर है, क्या इम्प्रूवमेंट करना है हमें। तो इसमें सबसे पहली बात तो लिटिल या फ्यू, ये दो वर्ड होते हैं। एक तो लिटिल होता है, लिटिल जो वर्ड होता है ये किसी अनकंटेबल नाउन से पहले आता है। जो हमारा नाउन जब अनकंटेबल होता है, क्या होता है, जब नाउन, फिर से देखते हैं, हाँ, ये जो लिटिल वर्ड होता है ये कब आता है, जब इसके बाद नाउन कैसा होता है, अनकंटेबल नाउन होता है। जब नाउन अनकंटेबल होता है तो उस केस में लिटिल आता है। लिटिल आता है, आ लिटिल आता है, दा लिटिल आता है। ठीक है, इसी तरह से फ्यू जो होता है वो कंटेबल नाउन के लिए आता है। फ्यू आता है, आ फ्यू आता है, द फ्यू आता है। ठीक है, तो द फ्यू या द लिटिल तभी आएगा सेंटेंस में जब उस सेंटेंस के बाद देखेंगे, यहाँ पर जैसे कि ये सेंटेंस दिया है, ये पूरा सेंटेंस दिया है, मेरे पास थोड़ा बहुत जो धन था वो मैंने क्या कर दिया, खर्च कर दिया। दूसरा यहाँ पर ये दिया है आई हैड। आई हैड जो है ये क्लास है। क्लास क्या होता है, क्लास एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का होना कंपलसरी होता है। ठीक है, फ्रेजेस भी ग्रुप ऑफ वर्ड होता है लेकिन उसमें सब्जेक्ट या वर्ब का होना कंपलसरी नहीं होता। उसमें सब्जेक्ट या मतलब उसमें वर्ब नहीं होती है। ठीक है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है। तो आई हैड जो है वो एक क्लास है जो कि सेंटेंस से छोटा होता है। सेंटेंस से छोटा होता है वो क्लास कहलाता है। तो ये सेंटेंस से छोटा है जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, उपवाक। आई हैड जो भी मेरे पास था। तो अगर सेंटेंस के बाद इस तरह का कोई क्लास दिया है, ये जो पूरा सेंटेंस है, आई हैव स्पेंट द लिटिल मनी, इसके बाद अगर कोई क्लास दिया है तो उस केस में लिटिल या फ्यू से पहले दा का यूज किया जाता है। निश्चित रूप से दा का यूज किया जाता है। और एक एरर और भी बनता है, यहाँ हम देख लेंगे कि नाउन हमारा कंटेबल है या अनकंटेबल है। तो यहाँ पर जैसे मनी जो है वो अनकंटेबल नाउन है। जब अनकंटेबल नाउन होगा, अनकंटेबल नाउन वो होते हैं जिनकी हम गणना नहीं कर सकते हैं।
जिनकी हम गणना नहीं कर सकते, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जिसको केवल हम माप सकते हैं या तौल सकते हैं, जैसे धन हो गया, सोना चांदी लोहा, या जो भी अनाज हमारे आते हैं, गेहूँ चावल दालें, ये सब कैसे होते हैं, अनकंटेबल नाउन होते हैं, इनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो जब नाउन हमारा अनकंटेबल होता है तो उससे पहले लिटिल का यूज किया जाता है। ठीक है, तो नाउन हमारा यहाँ पर कैसा है, मनी, अनकंटेबल नाउन है, इसको हम तोल सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं। रुपए अगर होते तो उसको गिन सकते थे। ठीक है, तो जब अनकंटेबल है तो यहाँ पर लिटिल आएगा, और दा भी लगा हुआ है क्योंकि यहाँ पर एक क्लाज है। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमारा जो सेंटेंस है वो बिल्कुल राइट है, इसमें किसी भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो इसके हिसाब से अगर हम ऑप्शन देखें तो डी हमारा जो है वो राइट होगा, नो इम्प्रूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, हाँ क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, दिस इज़ द जेंटलमैन, ये वही जेंटलमैन है, दिस इज़ द जेंटलमैन हुज ऑल सन्स, जिनके सभी पुत्र जो हैं आर इन द आर्मी, किस में है, आर्मी में है। तो इसमें हुज जो है वो एक रिलेटिव प्रोनाउंस है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं किस तरह का एरर दिया है और कौन सा वाला पार्ट हमारा राइट होगा। देखिए एक हु वर्ड होता है, हु होता है जो कि नोमिनेटिव केस में होता है। इसका केस क्या होता है, इसका केस जो होता है वो नोमिनेटिव केस होता है, या इसको हम सब्जेक्टिव केस भी कह सकते हैं। ये हमेशा सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है, और ये जो सब्जेक्ट होता है वो सिंगुलर होता है, सिंगुलर में ही काउंट किया जाता है। इस हु का जो पजेजिव होता है वो होता है हुम। पजेजिव क्या होता है, सॉरी पजेजिव नहीं, इसका जो ऑब्जेक्ट केस होता है वो होता है हुम, और इसका जो पजेजिव होता है वो होता है हुज। हुज पजेजिव होता है। तो जब भी हम सेंटेंस में देखेंगे तो जनरली हु के बाद क्या आता है, हु के बाद एक वर्ब आती है, क्योंकि ये सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है। इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है ना, सब्जेक्ट के बाद क्या आती है, एक वर्ब आती है। तो हु के बाद क्या आएगा, वर्ब आएगी, और हुम जो होता है वो एक पजेजिव होता है। ठीक है, हुज क्या होता, सॉरी हुम जो होता है वो एक ऑब्जेक्टिव केस होता है, और जब ये ऑब्जेक्टिव केस होता है तो इसके साथ एक प्रोनाउन आएगा, पर्सनल प्रोनाउन आएगा कोई। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन आएगा। पर्सनल प्रोनाउन में सब्जेक्टिव केस वाले जैसे आई है, बी है, यू है, दे है, ये सभी आएंगे। और जो हुज होता है इसके बाद एक नाउन आता है। ठीक है, इस तरह की कंडीशन बनती है। तो यहाँ पर हम सेंटेंस में देखेंगे कि हुज दिया है, और हुज के बाद यहाँ पर एक नाउन है, क्या है, सन्स। सन्स जो है नाउन है, हालांकि आल भी दिया है, आल आ सकता है क्योंकि आल एक एडजेक्टिव है, यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह फंक्शन कर रहा है। तो ये नाउन है, और हुज के बाद क्या आता है, नाउन ही आता है। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो सेंटेंस में किसी भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, सेंटेंस हमारा बिल्कुल राइट है। तो इसके हिसाब से हमारा जो ऑप्शन होगा वो डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, ही मेट विद एन एक्सीडेंट वाज इमीडिएटली एडमिटेड टू द हॉस्पिटल। उसके साथ एक दुर्घटना हो गई थी और तुरंत ही उसको क्या किया गया, हॉस्पिटल में एडमिटेड किया गया। तो इसमें किस तरह का एरर है, ये जो अंडरलाइन वर्ड है, देखते हैं इसमें क्या एरर दिया है। देखिए जैसे कि हॉस्पिटल हो गया, या फिर स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, कॉलेज हो गया। ठीक है, इसको ज़रा थोड़ा सा समझाता हूँ मैं। हाँ, तो ये हॉस्पिटल, कॉलेज या जो भी होते हैं तुम्हारे, तो इनका प्रयोग जब मौलिक उद्देश्य के लिए किया जाता है तो इनसे पहले किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता। मौलिक उद्देश्य मतलब जैसे मैं कहूँ कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल, तो मैं क्या लिखूँगा, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल। तो यहाँ पर मौलिक उद्देश्य दिखाया गया है, मेरा उद्देश्य है स्कूल जाने का, स्टडी करने का, पढ़ाई करने का, तो मैं तो अपने उद्देश्य से जा रहा हूँ। अब अगर दूसरा सेंटेंस लिखा जाए कि माई फादर इज गोइंग टू स्कूल नहीं करेंगे, फिर यहाँ पर करना पड़ेगा टू द स्कूल, क्योंकि यहाँ इस सेंटेंस में मौलिक उद्देश्य को नहीं दिखाया गया है। यहाँ पर पिताजी जो है वो पढ़ने के उद्देश्य से नहीं गए हैं, क्योंकि स्कूल में पढ़ाई होती है, अध्ययन किया जाता है, लेकिन वो उस मौलिक उद्देश्य के लिए नहीं गए, वो किसी अन्य काम के लिए गए होंगे, या तो वो फीस जमा करने गए होंगे मेरी, ठीक है, या तो फिर वो प्रिंसिपल से मिलने गए होंगे, मेरी शिकायत करने के लिए गए होंगे। तो यहाँ पर मौलिक उद्देश्य को नहीं दिखाया गया है। जब सेंटेंस में मौलिक उद्देश्य को नहीं दिखाया जाता है
तो वहाँ पर तो दा का यूज किया जाता है, लेकिन जब मौलिक उद्देश्य होती है, मौलिक उद्देश्य होता है, उसी काम से जाया जाता है जो काम वहाँ पर होता है, तो उस केस में कोई भी आर्टिकल नहीं आता। जैसे इसमें कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, आई एम गोइंग टू स्कूल। अब यहाँ पर क्या था, जैसे यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है, जब एक्सीडेंट होगा तो उसको हॉस्पिटल में ही भेजा जाएगा, ठीक है, कहाँ भेजा जाएगा, हॉस्पिटल में। तो यहाँ पर क्या दिखाया गया है, यहाँ पर मौलिक उद्देश्य को शो किया गया है। जब मौलिक उद्देश्य को शो किया गया है तो उस केस में हॉस्पिटल से पहले कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा, इसके हिसाब से हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो ए होगा। ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, हिज मदर आस्क्ड हिम व्हेन विल ही हैव हिज लंच। हाँ, तो यहाँ पर जैसे आप नरेशन पढ़ते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं, उसमें क्या होता है, मान लीजिए ये क्या है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है यहाँ तक, और ये क्या है, ये है रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। तो रिपोर्टेड स्पीच में क्या होता है, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रिपोर्टेड स्पीच बनाया जाता है तो उसमें क्वेश्चन वर्ड के बाद, जैसे भेन क्वेश्चन वर्ड है, ये भेन क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, इसके बाद हम क्या कर देते हैं, रिपोर्टेड स्पीच को असर्टिव में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब वहाँ पे सब्जेक्ट आ जाता है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब या फिर अदर जितने भी वर्ड बचते हैं वो वहाँ पर आते हैं, ठीक है। इस तरह की कंडीशन बनती है। तो इसी तरह का ये सेंटेंस है, यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड भेन दिया है, भेन दिया है, ठीक है, इनडायरेक्ट फॉर्म में है, ये भेन दिया है, और भेन के बाद यहाँ पर पहले क्या आना चाहिए, भेन के बाद आना चाहिए इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट आना चाहिए। तो भेन के बाद यहाँ पर क्या होगा, सब्जेक्ट ही होगा। अब जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं सेंटेंस, यानी रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट इंडेफिनिट में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच को भी पास्ट में करते हैं, मतलब बिल का हम क्या करते हैं, वहाँ पर वुड करते हैं, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, वुड होना चाहिए। और ये वुड जो है वो एक मॉडल वर्ब है, जितनी भी मॉडल वर्ब्स होती हैं, कोड है, शुड है, वुड है, मस्ट है, आउट टू है, इनके बाद हमेशा बी फर्स्ट का यूज किया जाता है, ठीक है। तो बी फर्स्ट हैव यहाँ पर दिया है, तो वुड के बाद क्या होगा, हैव होगा। तो इसके हिसाब से हमारा जो ऑप्शन है वो सी राइट होगा, ठीक है फ्रेंड्स। इस वीडियो में हमने 10 क्वेश्चंस लिए थे, और इसी तरह से आप अगर ग्रामर की प्रैक्टिस करना चाहते हैं विद फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इंग्लिश विद रितुल सर को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।